गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको आर्हेनियस समीकरण के बारे में जानकारी दिया था। एक क्वेश्चन था अभी, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या है, टॉपिक क्या है आपका, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो हमारी अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कभी पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है। तो पहला पॉइंट होता है अभिकारकों का सांद्रण। क्या होगा बच्चों, ये अभिकारकों का सांद्रण का मतलब क्या होगा कि निश्चित रूप से अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। यदि मान लीजिए सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया की दर में क्या हो जाती है बच्चों, कमी आ जाती है। देखिए क्या है, इसके बारे में थोड़ा लिखना है, 2 पॉइंट। अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। अभिकारकों की सांद्रता क्या करती है बच्चों, लिख दीजिए, अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, यानी अभिकारकों की जो सांद्रता होगी वह अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है निश्चित रूप से। ठीक है, अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भरता अभिक्रिया की बलगति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आता है अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, यानी अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने से, किसके, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से देखिए, याद रखना, अभिकारकों की सांद्रता, यानी अभिकारकों की सांद्रता को कहा बताया गया है कि अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। चलिए दूसरा पॉइंट बात करते हैं। उसमें और ये भी बताया गया है, मान लीजिए ए इक्वल टू उत्पाद, ए क्रिया करके क्या किस में परिवर्तित होता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अभिकारक ए की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया की दर भी क्या होती है, 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। निश्चित रूप से याद रखिएगा, यदि अभिक्रिया की दर को क्या कर देंगे, हम दुगनी कर देते हैं। अभिकारक ए की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर भी क्या होती है, दुगनी हो जाती है। यानी अभिकारक की सांद्रता में अगर 2 गुना कर दिया, जब वृद्धि कर दिया जाएगा तो उत्पाद भी क्या होगा, 2 गुना में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ये ताप का प्रभाव क्या होगा, टेम्परेचर। तो सामान्यतः अभिक्रिया की दर ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है। सामान्यतः अभिक्रिया की दर ताप में वृद्धि के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। सामान्यतः ताप वृद्धि के साथ, सामान्यतः ताप वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर बढ़ती है। सामान्यतः ताप वृद्धि के साथ क्या होती है बच्चों, अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया दर ताप वृद्धि के साथ कम होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर कम होती है। ऊष्माक्षेपी की जब बात होगी तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर ताप वृद्धि के साथ क्या होती है बच्चों, कम होती है। और यदि ऊष्मापोषी अभिक्रिया में देखा जाए और
उपमा शोषी अभिक्रिया में ताप वृद्धि के साथ उष्माशोषी अभिक्रिया में ताप वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। यदि हम उष्माक्षेपी की बात करेंगे तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर क्या होती है बच्चों? कम होती है। उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर ताप में वृद्धि के साथ कम होती है। और यदि मान लीजिए उष्माशोषी अभिक्रियाओं में बात करते हैं, उष्माशोषी अभिक्रियाओं में ताप वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर क्या होती है बच्चों? उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। तीसरा पॉइंट होता है अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति। किसमें? अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति होता है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति। अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति होती है। इसमें अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसी अभिक्रिया होती हैं मंद भी होती हैं, कुछ तीव्र भी होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बंध टूटते हैं, उत्पादों के बंध बनते हैं। अभिकारकों में बंध की प्रकृति के ऊपर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बंध टूटते हैं तथा उत्पाद के बंध बनते हैं। इसको लिख दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बंध टूटते हैं और उत्पाद के बंध बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारकों के बंध टूट जाते हैं और उत्पादों के बंध बनते हैं। कैसे? देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? NO और 1/2 O2। नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया NO के या O2 के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों? ये आपका बन जाएगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, NO की क्रिया ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी याद रखिएगा, ये भी गैस है और ऑक्सीजन तो गैस ही रहेगा, लेकिन ये भी एक प्रकार गैस है। लेकिन ये कैसी अभिक्रिया होगी बच्चों? तो याद रखिएगा, तीव्र अभिक्रिया होती है। इसमें फास्ट रिएक्शन होती है। कैसे होती है? फास्ट रिएक्शन। और इसी प्रकार से क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया पुनः ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होगा बच्चों? CO प्लस 1/2। CO का मतलब क्या होगा? दोनों O बराबर रहेंगे, 1/2 O2 और ये आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बना देते हैं? CO2 और यह क्या होगा? फ्लो। यानी मंद अभिक्रिया होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? कैसी अभिक्रिया मंद हो रही है, किस प्रकार की? तो निश्चित रूप से आप देखिएगा, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं कि तुरंत हो जाती हैं और कुछ मंद होती हैं। यहाँ पे आपको यह समझना है कि क्या समझना है यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बंध क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से टूट रहे हैं और उत्पाद के बंध बनते हैं। तो मतलब कहना चाहिए, यदि ये अभिकारक है और अब क्या करेंगे? अब जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा? इनके बंध को क्या करेंगे? तोड़ेंगे और इन बंध को तोड़ करके एक दूसरे को जोड़ेंगे और नया जाकर आपका बंध का निर्माण हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अभिकारकों का बंध टूटता है तो निश्चित रूप से उत्पाद के बंध बनते हैं। ये किस पर है? अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका उत्प्रेरक का प्रभाव। फोर्थ पॉइंट क्या होगा बच्चों? उत्प्रेरक का प्रभाव। तो इसको थोड़ा देख लीजिए, उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है। उत्प्रेरक का मतलब समझते हैं, कैटलिस्ट का मतलब क्या होगा?
रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, या तो बढ़ा देंगे और या तो घटा देंगे। तो देखिए क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या करते हैं बच्चों, उत्प्रेरक या तो अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं अथवा घटाते हैं। तो लिखिएगा उत्प्रेरक का प्रभाव, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव क्या करता है, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया दर को परिवर्तित कर देती है। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया दर परिवर्तित हो जाती है। यानी कोई भी उत्प्रेरक हो, उस उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर क्या होती है बच्चों, परिवर्तित कर देती है, परिवर्तित हो जाती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देती है, अभिक्रिया संपन्न को होने के लिए नया उपलब्ध करा देती है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं कि अभिक्रिया की दर को कम करके उत्पाद की सांद्रता बढ़ा देते हैं। एथिल एसीटेट का जल अपघटन प्रबल अम्ल की उपस्थिति में आयनों द्वारा उत्प्रेरित होती है। आसानी से यह देखा जा सकता है कि जल अपघटन की दर H+ आयनों का सांद्रण बढ़ाने से बढ़ जाती है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराएंगे बच्चों, ये देखिएगा एथिल एसीटेट का सूत्र क्या होगा, CH3COOC2H5। एथिल एसीटेट का हम क्या करेंगे, जल अपघटन, और क्या करेंगे, किसी एसिड की उपस्थिति में, हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई यहाँ पे एसिड है, अगर एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो क्या कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि कर देते हैं। तो आप देखिए क्या होगा, इसको तोड़ते हैं तो CH3COO नेगेटिव, C2H5 पॉजिटिव, इसको तोड़ेंगे तो H+ और OH नेगेटिव। अब क्या करेंगे, एक दूसरे से जोड़ देंगे तो जो हमारा ये आपका इधर से जो जाएगा, ये आपका ये, यानी क्या बन गया, एल्कोहल बन गया बच्चों। तो याद रखिए, देखिए किस प्रकार का एस्टिक अम्ल बन जाता है, CH3COOH, और क्या बन जाएगा बच्चों, C2H5OH, C2H5OH। यानी अभिक्रिया की दर में कमी हो जाती है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इसमें यह देखा जाता है CH3COO C2H5 + H2O अभिक्रिया कर लेता है H+ आयन, तो बन जाता है आपका CH3COOH + C2H5OH। लास्ट पॉइंट है आपका पांचवा पॉइंट, दाब का प्रभाव। क्या होगा, दाब का प्रभाव। ये दाब का प्रभाव क्या है, प्रेशर, यानी कुछ ऐसे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं जो दाब का भी प्रभाव देखने को मिलेगा आपका। तो 5 पॉइंट लिख लीजिएगा, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या है, दाब का प्रभाव, यदि अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं, यदि अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं, क्या क्या, यदि अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं तो अभिक्रिया की गति पर, तो अभिक्रिया गति पर, गैसीय अवस्था में होते हैं तो अभिक्रिया की गति पर दाब का प्रभाव पड़ता है। दाब का प्रभाव पड़ता है। उस अभिक्रिया में जहां मोलों की संख्या उत्पाद में घटती है, दाब बढ़ाने की क्रिया तेज हो जाती है।
उस अभिक्रिया में जहां मोलों की संख्या, उस अभिक्रिया में जहां मोलों की संख्या, उस अभिक्रिया में जहां मोलों की संख्या उत्पाद में घटती है, उत्पाद में घटती है, दाब बढ़ाने पर क्रिया तेज हो जाती है। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया तेज हो जाती है। ठीक है बच्चों, दाब का प्रभाव क्या कहा है कि यदि अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो अभिक्रिया की गति पर दाब का प्रभाव पड़ता है। यानी अभिकारक अभिक्रिया पर क्या होगा, दाब का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। जैसे क्या कहा, उस अभिक्रिया में जहां मोलों की संख्या उत्पाद में घटती है, उस अभिक्रिया में क्या होगा, जहां मोलों की संख्या क्या होगी, उत्पाद में क्या होती है, घटती है। जब दाब बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया की गति क्या होती है, तेज हो जाती है। तो याद रखिएगा बच्चों, 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताया। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आसान रहेगा। इसमें आपको थोड़ा सा सिर्फ अभिक्रिया और उत्पाद के बारे में आपको जानकारी दिया है। प्रथम पॉइंट होगा आपका, फर्स्ट पॉइंट अभिकारकों का पांद्रण, दूसरा ताप का प्रभाव, तीसरा अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति, चौथा उत्प्रेरक का प्रभाव, पांचवा दाब का प्रभाव। तो उत्प्रेरक का प्रभाव, दाब का प्रभाव तो आप अपने शब्दों से लिख सकते हैं, सिर्फ आपको हेडिंग देखना है। अभिकारकों की प्रकृति कैसी है, अभिकारकों का रासायनिक प्रकृति किस प्रकार से हो रही है वो आपको देखना है। विकिरण का प्रभाव क्या होता है, विकिरण भी लिख सकते हैं, विकिरण का प्रभाव है ना, दाब का प्रभाव और ताप। तो अब यदि मान लीजिए, आपको मैं एक पॉइंट बताने वाला हूं, यदि मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया की दर प्रभावित करने पूछा, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक पूछ रहे हैं, तो 4 पॉइंट तो हमेशा उसमें रहते ही हैं। कैसे, कौन कौन, प्रकृति, दाब, ताप। दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव, प्रकृति हो गई तो रासायनिक प्रकृति हो जाएगी, विकिरण का प्रभाव, पीएच मान भी होता है। तो ये सब 5 पॉइंट हैं। यदि मान लीजिए आपको प्रॉब्लम होती है, भूल जाता है, तो मान लीजिए नहीं बन रहा है, तो आप अपने शब्दों में इसका उपयोग कर सकते हैं। हेडिंग जरूर बनाना है। कैसे, अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति, दूसरा पॉइंट बता दीजिए ताप का प्रभाव, फिर दाब का प्रभाव, फिर उत्प्रेरक का प्रभाव, और लास्ट में आपको अगर मान लीजिए और बताना है तो ये आप बता सकते हैं विकिरण का प्रभाव। ठीक है, ये इनको अपने अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो कैसा है वीडियो बच्चों, ठीक है, अच्छा है, समझ में आ गया। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, अभिक्रिया की दर बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ और पूछ सकते हैं किसी दूसरे चैप्टर का। यदि कारक पूछता है तो आपको मैं 3-4 पॉइंट बताया हूं, इसका उपयोग करके आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छा, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम आपको वीडियो मिलेंगे। ओके, गुड डे।